बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, ये हमारा आज का ये जो चैप्टर 2 है, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे हमने पहले ये देखना है कि कुछ क्वांटिटीज़, फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमने पहले चैप्टर में पढ़ी है ना। फिज़िकल क्वांटिटीज़, उसमें हमने बेस क्वांटिटीज़ भी देखी थी और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ भी देखी थी। फिर फिज़िकल क्वांटिटीज़ की एक और उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है या उनकी जो डिवीज़न है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़। कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको कम्प्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए हमें डायरेक्शन भी चाहिए होती है, और कुछ ऐसी होती हैं जो बगैर डायरेक्शन के भी हम उनको कम्प्लीटली स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इनको हम यहाँ पे हमने इनको देखना है। तो ये दो टाइप्स हैं क्वांटिटीज़ की। वन इज़ नोन एज स्केलर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनकी डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। वी डू नॉट रिक्वायर टू मेंशन देयर डायरेक्शन for their complete specification. They can be completely specified only by their magnitude along with units. Units तो हर एक क्वांटिटी की होती हैं, हमने देखा था। किसी भी क्वांटिटी को completely बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हमें उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बताना पड़ता है और यूनिट्स बतानी पड़ती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, या इनको हम स्केलर्स भी कहते हैं, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज और स्केलर्स, ठीक है। स्केलर्स और स्केलर क्वांटिटीज, ये वो क्वांटिटीज होती हैं, दीज आर द क्वांटिटीज विच डू नॉट रिक्वायर डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। स्केलर्स डू नॉट रिक्वायर डायरेक्शन फॉर their complete specification, ठीक है। उनको completely स्पेसिफाई करने के लिए ठीक है, दे आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय या ऐसे हम लिख लेते हैं, दीज क्वांटिटीज आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड और या कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड along with their units, ठीक है। इनको हम मैग्नीट्यूड इनका हम बता दें और यूनिट्स बता दें तो ये कंप्लीटली स्पेसिफाई हो जाती हैं। इनको कहते हैं स्केलर्स या स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। मिसाल के तौर पे इनकी मिसाल एग्जांपल्स क्या है? फॉर एग्जांपल वी हैव मैस, ठीक है। मैस, अब हमें ये नहीं बताना होता कि मैस इस डायरेक्शन में है, बस हम बता देते हैं कि 2 kg मैस है मिसाल के तौर पे, ठीक है। सो अ मैस ऑफ 2 kg, तो 2 इसमें मैग्नीट्यूड हो गया और kg उसकी यूनिट हो गई, ठीक है। तो मैस हो गई, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। टेम्परेचर इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर की हमें डायरेक्शन तो नहीं बताते कि ये टेम्परेचर इस डायरेक्शन में इतना है ना। टेम्परेचर इज अ स्केलर क्वांटिटी, वी डू नॉट रिक्वायर डायरेक्शन टू स्पेसिफाई द टेम्परेचर। सो मिसाल के तौर पे हम कहते हैं आज का रूम टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, तो 30 इसमें मैग्नीट्यूड हो गया और डिग्री सेल्सियस उसका उसकी यूनिट्स हो गई। तो स्केलर्स को कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और यूनिट्स, ठीक है, ये दो चीज़ें चाहिए होती हैं। इनसे हम इनको कंप्लीटली स्पेसिफाई कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर, ये दोनों बेस क्वांटिटीज भी हैं, टेम्परेचर और मैस। फिर डायरेक्ट क्वांटिटीज तो बेशुमार होती हैं, उनमें से डेंसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। डेंसिटी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है।
इसी तरह प्रेशर, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये डिफरेंट स्केलर क्वांटिटी है। वॉल्यूम इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, वॉल्यूम। सो दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। अच्छा, फिर दूसरी टाइप है वेक्टर क्वांटिटीज और वेक्टर्स। Vectors are those quantities which require direction for their complete specification. उनको completely specify करने के लिए हमें उनकी direction भी बतानी पड़ती है। जब तक direction ना बताएं तो वो completely specify नहीं होती, ठीक है। So vectors require direction for their complete specification. यहां हमने कहा था स्केलर्स डू नॉट रिक्वायर, ठीक है, यहां पे डू नॉट रिक्वायर आएगा। स्केलर्स डू नॉट रिक्वायर डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। तो हम लिखते हैं स्केलर्स डू नॉट रिक्वायर डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। वेक्टर्स में हमने कहा है कि वेक्टर्स रिक्वायर डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। उनको कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए या उनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन बतानी पड़ती है ना। सो दैट इज नोन एज, दोज क्वांटिटीज आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। वी हैव टू मेंशन देयर डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। सो we have to mention their direction along with their magnitude and units for their complete specification। या कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। उनको कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए या कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें उनकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। अब इनमें कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं? फॉर एग्जांपल वी हैव फोर्स। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, उसकी हमें डायरेक्शन बतानी पड़ती है। अगर आप फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो उसका जो इफेक्ट है, यानी जो बॉडी एक्सेलरेट हो रही है फोर्स की वजह से, वो किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम, ये सारी की सारी क्वांटिटीज वो हैं जिनकी डायरेक्शन हमें बतानी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी वेक्टर है लेकिन स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्पीड को हम स्केलर क्वांटिटीज में कंसिडर करते हैं, बट जबकि वेलोसिटी वेक्टर है। वैसे इन दोनों क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम है, लेकिन इनमें डिफरेंस इनकी डायरेक्शन की वजह से है। वेलोसिटी होगी तो उसकी डायरेक्शन होगी, स्पीड होगी तो उसकी डायरेक्शन नहीं होगी, लेकिन इनकी यूनिट सेम है। वेलोसिटी की और स्पीड दोनों की यूनिट्स क्या है? मीटर पर सेकंड। इसी तरह डिस्टेंस, डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज वेक्टर। ये हम आगे पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। बहरहाल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, लेकिन डिस्टेंस जो है दैट इज स्केलर, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज में हम यहाँ पे एक दो क्वांटिटीज में और लिख देता हूँ। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी व्हाइल वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो है ये स्केलर होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है इसको हम वेक्टर के तौर पे कंसीडर करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। अब वेक्टर क्वांटिटीज को क्योंकि हमने कहा इनकी डायरेक्शन भी होती है, तो हम इनको जब आपस में मैनिपुलेट करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके लिए हम
ऑर्डिनरी जो अलजेब्रा होता है मैथमेटिकल, जिससे हम स्केलर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, वेक्टर्स को हम उस तरह से मैनिपुलेट नहीं कर सकते, यानी उसके लिए अलग से, उसको हम कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा, तो वो हम यूज करते हैं। अच्छा, फिर वेक्टर क्वांटिटीज क्योंकि डायरेक्शन है, तो इनको हमने जब एक्सप्रेस करना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है, तो उसके लिए भी हमें अलग से एक हम नोटेशन यूज करते हैं। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, कि वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो देखिए, वेक्टर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम, उसके लिए हम जो मेथड यूज करते हैं वो ये है कि जब हम लिख रहे होते हैं तो वेक्टर का जो सिंबल होता है उसके ऊपर हम एक एरो लगाते हैं। स्केलर जैसे मैथ को लिखते हैं एम, टेम्परेचर को टी, डेंसिटी को रो, वॉल्यूम को वी, इस तरह से लिखते हैं ना। तो लेकिन जब हम वेक्टर्स को लिख रहे होते हैं तो उसके लिए हम जो सिंबल्स यूज करते हैं, ठीक है, तो सिंबॉलिकली बाय एन एरो, एरो हेड, एक उसके ऊपर हम एरो हेड और अ लाइन, एक छोटी सी लाइन हम ड्रॉ करते हैं, एरो हेड या लाइन ऑन इट्स सिंबल, उसके सिंबल पे हम एक एरो ड्रॉ करते हैं या एक लाइन ड्रॉ करते हैं। मसलन मैंने कहा है कि फोर्स जो है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स का सिंबल क्या होता है, एफ। तो हम अब जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एफ वेक्टर, ये एरो लगा लें, या एफ इसके ऊपर एक लाइन लगा लें, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। इसी तरह अगर हम एक्सेलरेशन लिख रहे हैं, सो ए इज इक्वल टू ए वेक्टर, ठीक है, या वेलोसिटी वेक्टर, तो ये हम एक लाइन लगाते हैं, ठीक है। तो एरो की निस्बत लाइन लगाना इजी है, तो हम लाइन उसके ऊपर एक लगा देते हैं, बार। सो दैट इज द, यानी अगर इस तरह से लिखी हुई है क्वांटिटी, इसका मतलब है ये वेक्टर लिखा हुआ है, ये क्वांटिटी वेक्टर है, ठीक है, उसके ऊपर एरो लगा हुआ है या बार लगी हुई है। और जो प्रिंटेड मटेरियल होता है उसमें वो बोल्ड में लिखा हुआ होता है वेक्टर। एक तो नॉर्मल होता है ना, एक बोल्ड होता है जो थोड़ा सा गाढ़ा करके इसको लिखते हैं, बोल्ड राइटिंग में लिखा हुआ होता है, प्रिंटेड बुक्स में जो लिखा हुआ होता है आमतौर पे। हम जब उसको लिखते हैं तो हम उसको उसके ऊपर एक एरो या एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर्स की, कि जब हम वेक्टर का सिंबल लिखेंगे उसके ऊपर हम एक लाइन लगाएंगे या एक एरो लगाएंगे, इसका मतलब है कि वो वेक्टर है, ठीक है। फिर अभी हमने कहा है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है, यहाँ पे ना वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और 7 डायरेक्शन है, और यूनिट्स, तो इसमें मैग्नीट्यूड और यूनिट्स यहाँ भी होती है, यहाँ भी होती है। यहाँ पे वेक्टर्स में एडिशनल चीज क्या है कि उनकी डायरेक्शन होती है, उसी डायरेक्शन को हम इस एरो या लाइन से शो कर रहे होते हैं। जब हम सिंपल मैग्नीट्यूड लिखते हैं वेक्टर का, ठीक है, सो ये तो वेक्टर फॉर्म में उसके सिंबल है। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज रिटन, मैग्नीट्यूड मीन्स उसकी वैल्यू, रिटन एज, जैसे फोर्स का मैग्नीट्यूड है तो हम इसको लिखेंगे एफ वेक्टर और उसके साथ ये 2 लाइंस हम लगाते हैं, ये मैग्नीट्यूड का सिंबल है, इस तरह लिख सकते हैं। या हम सिंपल अगर एफ लिख लें, इसके ऊपर हमने एरो नहीं लगाया या लाइन लगाई, तो ये भी मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर हमने वेक्टर लिखना है तो हमें उसके ऊपर लाइन लगानी होगी, हमने लाइन नहीं लगाई तो इसका मतलब है कि हमने स्केलर क्वांटिटी लिखी है, यानी उसका मैग्नीट्यूड लिखा है। मैग्नीट्यूड तो वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड की कोई डायरेक्शन नहीं होती। डायरेक्शन जब हम एक्सप्रेस करें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन तो वेक्टर बन जाता है। तो अगर हम मैग्नीट्यूड लिखना है तो हमने, तो हम एफ मैग्नीट्यूड या सिंपली एफ, या जैसे हमारे पास एक्सेलरेशन वेक्टर है तो एक्सेलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस तरह से लिखेंगे, या सिंपल उसका सिंबल, ये भी मैग्नीट्यूड को शो करेगा, ठीक है। तो जब आपने मैग्नीट्यूड लिखना हो तो आप सिंपल ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें। वेक्टर लिखना हो तो आपने इसको इस तरह से लिखना होगा वेक्टर नोटेशन में, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड की रिप्रेजेंटेशन है और ये उस वेक्टर की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो ये इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। फिर वेक्टर्स को हम ड्रॉ भी करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन होती है इनकी, तो हम इनको ग्राफिकली भी ड्रॉ करते हैं, उसको हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। दैट वाज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन
दूसरी हम वेक्टर्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर को ग्राफिकली हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट करने का मतलब है कैसे उसको शो करते हैं उस वेक्टर को। सिंबॉलिकली तो हम ऐसे लिखते हैं उसको, ठीक है। ग्राफिकली कैसे लिखेंगे, तो देखें, या ग्राफिकली हम उसको कैसे शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं, देखें, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें एक स्केल लेना पड़ता है सबसे पहले। उस स्केल हम ये कहते हैं कि 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू इतनी, हम उसको स्पेसिफाई कर देते हैं, मसलन 10 यूनिट्स या 50 यूनिट्स जो भी है। यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर के लिए सबसे पहले हमें एक स्केल लेना पड़ता है। तो जनरली हम वेक्टर को ड्रॉ कैसे कर, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सो अ वेक्टर इज, ये मैं यहां लिख रहा हूं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन, बाय अ लाइन along with an arrowhead showing the direction of the vector। ठीक है। सो अ वेक्टर इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन along with an arrowhead। लाइन के साथ एक एरो भी हम लगाते हैं, सिंपल लाइन नहीं होती बल्कि उसके एक साइड पे एरो लगा हुआ होता है। वो एरो उस वेक्टर की डायरेक्शन को शो कर रहा होता है, जबकि लाइन की जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ द लाइन represents the magnitude of the vector according to the scale। जो स्केल हमने चूज किया है, जैसे ग्राफ में भी मैंने बताया स्केल चूज करते हैं हम, तो जिस स्केल के मुताबिक हमने वो लाइन ड्रॉ की है, तो उसी स्केल के मुताबिक उस वेक्टर की जो उस लाइन की जो लेंथ है वो उसके मैग्नीट्यूड को शो करती है वेक्टर के, और जो एरो है वो किसको शो करता है, उसकी डायरेक्शन को, ठीक है। अब कैसे, मिसाल के तौर पे इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। फर्ज करें हमारे पास, हम ये कहते हैं कि क्या ड्रॉ या रिप्रेजेंट फोर्स ऑफ से 10 न्यूटन इन अपवर्ड डायरेक्शन। हमने ये एक वेक्टर को शो करना है कि 10 न्यूटन का वेक्टर है, फोर्स है 10 न्यूटन की उसको, और अपवर्ड उसकी डायरेक्शन है, तो हमने इसको ड्रॉ करना है। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम इसके लिए स्केल लेंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल है कि हाउ टू ड्रॉ अ वेक्टर। तो सबसे पहले हमने क्या लेना है, एक स्केल लेंगे हम। लेट 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सपोज हम ये कहते हैं कि 2 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 10 न्यूटन कितने सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, 10 न्यूटन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हमारा वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 10। सो 10 न्यूटन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि इस स्केल के मुताबिक हमें 10 न्यूटन की फोर्स का वेक्टर ड्रॉ करने के लिए हमें एक 5 सेंटीमीटर की लाइन चाहिए। अब हम स्केल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कितनी, 5 सेंटीमीटर, और उस लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, यहां लिखा हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन। तो देखें, हम यहाँ पे फर्ज करें ये हमने वो लाइन ड्रॉ की है 5 सेंटीमीटर की, मिसाल के तौर पे दिस इज 5 सेंटीमीटर, और अब डायरेक्शन एरो को हम लगाएंगे अपवर्ड। सो दैट इज द फोर्स वेक्टर एफ। ये एफ वेक्टर ये अब ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो हमने एक स्केल लिया और स्केल के मुताबिक हमने उसकी लेंथ को शो किया कि कितनी बन रही है,
और फिर उसकी डायरेक्शन जो है एरो हेड उसकी डायरेक्शन शो करेगा। अगर हमारे पास फर्ज करें यही होता इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है, टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लेफ्ट, अगर टुवर्ड्स राइट होता मिसाल के तौर पे, तो हम फिर वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ पे लेते, राइट साइड की तरफ। तो टुवर्ड्स राइट अगर यही वेक्टर हमारी होता, ये बजाय अपवर्ड के होता टुवर्ड्स राइट साइड, तो हम उसको फिर 5 सेंटीमीटर की एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देते राइट की तरफ, ठीक है। अगर फर्ज करें टुवर्ड्स लेफ्ट होता तो फिर हम यही एरो इस तरफ लगा देते तो वो टुवर्ड्स लेफ्ट बन जाता। डाउनवर्ड होता तो ये एरो यहाँ लगा देते। बाज़ दफ़ा हमें नॉर्थ साउथ इस फॉर्म में गिवन होती है, तो अगर नॉर्थ को हम हमेशा ऊपर लेते हैं, जब आप ये डायरेक्शन लेते हैं ज्योमेट्रिकल, तो इसमें हम नॉर्थ को हमेशा ऊपर ड्रॉ करते हैं। अगर हमें हमें ये गिवन हो, सो दिस डायरेक्शन शोज नॉर्थ, ठीक है। और नॉर्थ के अपोजिट क्या होगा, साउथ। इसी तरह ईस्ट एंड वेस्ट, सो यहां पे ईस्ट एंड हियर इट इज वेस्ट, ठीक है। ये 4 डायरेक्शंस इस तरह से होती हैं। तो बाद दफा वेक्टर की डायरेक्शन हमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इस फॉर्म में गिवन होती है। तो अगर इस फॉर्म में गिवन है तो हमने नॉर्थ ऊपर लेना है, उसके अपोजिट साउथ, और इस तरफ ईस्ट टुवर्ड्स राइट और इस तरफ वेस्ट, ठीक है। सो दीज आर आल्सो द डायरेक्शंस समटाइम्स यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। तो देखिए हम अपवर्ड डाउनवर्ड राइट लेफ्ट इस तरह से डायरेक्शन बता सकते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इस तरह से डायरेक्शन बता सकते हैं, और एक और डायरेक्शन हम बताते हैं एंगल की फॉर्म में, वो भी हम आगे देखेंगे एंगल की फॉर्म में डायरेक्शन कैसे बताते हैं। बहरहाल फिलहाल मैंने ये बताया कि हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ग्राफिकली। हम एक स्केल लेते हैं और उस स्केल के मुताबिक उस वेक्टर को शो कर देते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अभी मैंने कहा है कि हम एंगल से भी वेक्टर की डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कहते हैं रेफरेंस सिस्टम। तो यहाँ पे ये आपकी बुक में जो टॉपिक है दैट इज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि व्हाट इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो और उसमें फिर कौन सा हमारे पास है जो हम कंसिडर कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो देखें कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, ये उसकी टाइप्स हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ रेफरेंस सिस्टम used to locate a point, किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, तो a coordinate system is a reference system used to locate a point or a body, तो used to locate a point oblique a body, ठीक है। किसी पॉइंट को या किसी बॉडी को लोकेट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं, या और टू ड्रॉ अ वेक्टर, किसी वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए भी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और टू ड्रॉ अ वेक्टर, ठीक है, किसी वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं। नाउ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कई तरह के होते हैं, उनमें से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास 2 लाइंस होती हैं विच आर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम
consists of consists of two lines drawn perpendicular to each other, drawn perpendicular to each other, ठीक है। One line is horizontal, जिसको हम कहते हैं कॉल्ड एक्स एक्सिस, उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को, एंड द अदर इज वर्टिकल, दूसरी कौन सी होती है, दैट इज वर्टिकल, और उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड वाई एक्सिस, या वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं, वाई एक्सिस, ठीक है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन्स is known as origin, point of intersection of the two axes or two lines, इन lines को हम axis भी कहते हैं, is called origin, उसको हम origin कहते हैं, जहां पे ये दो lines intersect कर रही होती हैं उस point को क्या कहते हैं, origin, ठीक है। origin is taken as the reference point, origin is taken as the reference point, ठीक है। अब यहां पे मतलब क्या हुआ इसका देखें, जब हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से होता है, ये वर्टिकल लाइन हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, दिस इज वाई एक्सिस, सो दैट इज नोन एज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। टू लाइंस रन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस, वर्टिकल इज वाई एक्सिस, देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ओरिजिन, ठीक है। सो दिस इज नोन एज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसमें जब हम वेक्टर को ड्रॉ करते हैं तो हम इसकी टेल रखते हैं ओरिजिन पे, अच्छा टेल और हेड, यहां पे देखें इस पॉइंट को हम कहते हैं टेल ऑफ वेक्टर, और जहां पे एरो लगता है दैट इज नोन एज हेड ऑफ वेक्टर और टिप ऑफ वेक्टर, सो दिस इज हेड ऑफ वेक्टर या टिप ऑफ वेक्टर, दिस इज नोन एज टेल ऑफ वेक्टर। तो टेल को हम ओरिजिन पे ड्रॉ करते हैं और हेड जहां भी आ रहा हो, मिसाल के तौर पे ये एक वेक्टर हमने ड्रॉ किया है, तो देखें इसकी टेल ओरिजिन पे, फर्ज करें ये वेक्टर ए है, तो ये वेक्टर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ हो गया, और इसकी डायरेक्शन हम लेते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, ये जो एंगल बनाता है दिस एंगल इज नोन एज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ये भी हम डायरेक्शन के तौर पे इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। समझ आ गई इसकी।